अभिज्ञान शाकुंतलम, यह भी कालिदास की ही रचना है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को विषय बनाया गया है। और रघुवंशम, यह एक महाकाव्य है जिसमें भगवान राम से संबंधित घटनाओं तथा उनकी विजयों का वर्णन किया गया है। रघुवंशम में कुमार संगम देखा जाए तो यह मुख्य रूप से भगवान शिव और पार्वती से के विवाह तथा कुमार कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा इसमें वर्णित है। इसी प्रकार मेघदूतम मेघदूतम में यक्षिणियों और यक्ष के प्रेम को आधार बनाया गया। इसी प्रकार देखा जाए ऋतु संहारम है, यह भी कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें ऋतुओं को मनोरम वर्णन किया गया है। शूद्रक की रचना मृच्छकटकम, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटकम मिट्टी की गाड़ी की रचना की गई। शूद्रक की पुस्तक में यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण और गणिका वसंत सेना के प्रेम को आधार बनाया गया। यहाँ पर आम लोगों को प्राकृतिक भाषा बोलते हुए दिखाया गया, जबकि कुलीन वर्ग को संस्कृत में बात करते हुए दिखाया गया। इसी प्रकार विशाख दत्त ने दो रचनाएं की, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्षर। देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त पर शक आक्रमण तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों की पराजय की चर्चा की गई है। और इसी प्रकार देखा जाए तो मुद्राक्षस में मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक और चाणक्य को के बारे में बताया गया है। वात्सायन के द्वारा कामसूत्र इसी समय लिखा गया। इस पुस्तक में गृहस्थी की 64 कलाओं, नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की चर्चा की गई। इसी प्रकार आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक की रचना की गई, जो कि गणित पर महत्वपूर्ण पुस्तक है। बारहमिहिर, यह गुप्त काल के महान ज्योतिष तथा वास्तुविद थे। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई, जिसमें पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु जातक, बृहद जातक आदि महत्वपूर्ण है। बृहद संहिता को विश्वकोश कहा जाता है। ज्योतिष का विश्वकोश बृहद संहिता को कहा जाता है। ज्योतिष के सभी 5 सिद्धांत बृहद संहिता में दिए गए। विष्णु शर्मा के द्वारा इसी काल में पंचतंत्र नामक कहानियों को रचना की गई, कहानियों का संग्रह है। धार्मिक साहित्य की बात की जाए तो धार्मिक साहित्य को हमने पहले जैसे बात की थी। धार्मिक साहित्य 3 भाग में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में विभाजित है। ब्राह्मण साहित्य की बात की जाए तो इस काल में रामायण, महाभारत और पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत अपने अंतिम रूप में गुप्त काल में ही लिखे गए। और इसी प्रकार पुराण की बात की जाए, पुराण भी गुप्त काल में अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। पुराणों को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें सर्ग, इसमें सृष्टि के उत्थान की चर्चा है। प्रतिसर्ग में सृष्टि के विनाश की चर्चा है। और मतवंतर में क्या किया गया है कि मनु के द्वारा मानव जाति के विकास को दिखाया गया मतवंतर में। इसी प्रकार वंश में देवताओं के वंश का उल्लेख है, जबकि वंशानुचरित में राजाओं के वास्तविक वंश चरित और इतिहास का उल्लेख किया गया। पुराणों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कथाएं हैं, जिसे चारण और भाटों के द्वारा लिखा गया। दूसरा इतिहास भी पुराणों में सम्मिलित है। वंशावलियों को सुरक्षित रखा गया है। जो वंशावलियों को सुरक्षित रखते थे जो लेखक, उनको सूत और मादक कहा जाता था। और स्मृति साहित्य पराशर और कात्यायन आदि द्वारा गुप्त काल में स्मृतियों की रचना की गई। बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो गुप्त काल में आर्यदेव, अशंग, वसुबंध, दिगनाथ इत्यादि के द्वारा बौद्ध साहित्य की रचना की गई, जिससे उसका समय के सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार जैन साहित्य विमलदेव, सिद्धसेन, दिवाकर जैसे जैन आचार्यों के द्वारा जैन ग्रंथों की रचना की गई, जो उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करता है। विदेशी साहित्यों की बात की जाए तो विदेशी साहित्यों में फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, ये फाहियान हो गया। और दूसरा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक एक बुक लिखा गया, जो कि 547 ईस्वी में इसकी रचना कॉस्मस द्वारा की गई थी। गुप्त काल के अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सिक्के। गुप्त शासकों के द्वारा सोना, चांदी, तांबा के रूप में तांबा के धातुओं के सिक्के जारी की गए। सोना के सिक्के इस काल में सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए। बयाना राजस्थान में एक जगह है, भरतपुर में, जहाँ से एक गुप्त काल के सिक्कों का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। सिक्कों के नाम भी रखे गए थे, जैसे दिनार जो है ये इनका स्वर्ण सिक्का था, रूपक जो है यह चांदी का सिक्का था, और द्रम्प
दर्भ जो था यह चांदी और तांबे के का मिश्रण धातु का सिक्का था। अभिलेखों की बात की जाए तो गुप्त काल में कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे उस काल के समय के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार देखा जाए तो गुप्त शासन लगभग भारत में 250 वर्षों तक चला। इसमें कई राजाओं ने शासन किया। सर्वप्रथम गुप्त शासक के रूप में चर्चा श्रीगुप्त की आती है। यह सामंत प्रकार का शासक था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, यह भी सामंत प्रकार का ही शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को पहला वास्तविक शासक कहा जा सकता है। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया और इसने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बना, जिसके समय में शक आक्रमण हुआ, जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम में भी की गई है। और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम देखा जाए तो यह 319 ईस्वी से लेके और 335 ईस्वी तक शासक था। इसके काल में महत्वपूर्ण घटनाएं, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त संवत 319 ईस्वी का चलाया जाना और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुंवार देवी से विवाह किया और उसके उद्भव को बल मिला, इसके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। गुप्तों में प्रथम शासक था जिसने सिक्का जारी किया सोने का और इसके द्वारा महाराज धीराज की उपाधि भी ग्रहण की गई। इसी प्रकार समुद्रगुप्त की बात की जाए तो यह 335 से लेके 375 ईस्वी तक यह गुप्तों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके द्वारा कई उपाधियां ग्रहण की गई, जिसमें पराक्रमांक, पृथ्वी वयाव पतिरथ, जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, धरणीबद्ध, पृथ्वी को जिसने बांध लिया हो, कविराज, परम भट्टारक, सर्वराज क्षेत्रा। बीसिट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। बिशप आर्थर स्मिथ ने इसके बारे में यह साहित्य का महान संरक्षक भी था। इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। कहा जाता है कि इसके बारे में चर्चा है कि यह 100 युद्धों का विजेता था और इसने लगभग समस्त भारत में अभियान किया था और हर क्षेत्र के लिए इसने अलग अलग नीतियाँ बनाई गई थी। प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशेर के द्वारा लिखा गया है, इसमें इसकी विस्तृत चर्चा की गई। अगर बात की जाए प्रयाग प्रशस्त लेख की तो यह मुख्यतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में जहांगीर के शासनकाल में प्रयाग लाया गया था और इस पर अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल के लेख प्रयाग प्रशस्त पर हैं। समुद्रगुप्त के समय इसमें दरबारी कवि हरिशेर के द्वारा इसे लिखवाया गया था। इसकी लिपि ब्राह्मी था, भाषा इसमें संस्कृति है और इसमें निश्चित तिथि अंकित नहीं की गई है। इसकी शैली चंपू मतलब जिसमें आपका गद्य और पद्य का मिश्रण है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, जो कि सोने के 6 प्रकार के समुद्रगुप्त ने सिक्के जारी किए, जिसमें उसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान जो है वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। अनेक विद्वान मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित नामक पुस्तक की रचना की। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त शासक बना। यह एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ। समुद्रगुप्त के पुत्र था। इसके समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसने कायरता दिखाई था। इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसे मार दिया गया। इसकी चर्चा हमें देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित, राजशेखर के काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों में मिलती है। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। राम चंद्रगुप्त द्वितीय यह 375 से 415 ईस्वी तक शासक रहा। इसके द्वारा अनेक उपाधियां धारण की गई थी। तो देखा जाए देवराज, देवगुप्त, परम भागवत, विक्रमादित्य, शक विजय के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सकारी, शकों का जो है शत्रु उसे सकारी, सहनसांग उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्तों का महान शासक था। इसलिए शकों को पराजित कर उसकी समाप्ति कर दी। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया। चांदी के सिक्का जारी करने वाला यह प्रथम गुप्त शासक था। सोने का सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त प्रथम और चांदी का सिक्का जो जारी किया था यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। शक विजय के बाद इसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में बनाया। चंद्रगुप्त के कई वंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इन्हीं की पुत्री प्रभावती गुप्ता है, जिनका विवाह आगे चलकर वाकाटक वंश में होता है। और कदम शासक यहाँ के शासक काकुत्स्थवर्मा
की पुत्री से अपने पुत्र जो आगे कुमारगुप्त राजकुमार कुमारगुप्त से इनका विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कई महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसमें से मथुरा का स्तंभ लेख है और उदयगिरि का गुफा लेख है। यहाँ दो लेख है। प्रथम इसके संधि विग्राहक वीरसेन शैव का है, द्वितीय जो है मालवा के गवर्नर शशानिक महाराज का है। सांची लेख भी मिला है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति सांची लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्धव का है। यह बौद्ध धर्म के द्वारा जारी किया गया था। मेहरौली लौह स्तंभ लेख जिसमें चंद नामक शासक का उल्लेख है। संभवतः विद्वान मानते हैं कि यह शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने सिंधु नदी पार कर अभियान की चर्चा की गई है इसी लेख में, मेहरौली की स्तंभ लेख में। और सिक्कों की बात की जाए तो सोना, चांदी, तांबे तीनों धातुओं के सिक्के इसके द्वारा जारी किए गए। इसने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए। इसके पूर्व समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए जाने का उल्लेख है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए जाने का उल्लेख है। सिक्के चलाया जो कि काफ़ी कलात्मक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे जिनकी बात हम कर रहे हैं। चंद्रगुप्त विद्वानों का एक बड़ा संरक्षक था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, पता ही है आपको, महान विद्वान थे। इसी प्रकार अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश की रचना की थी। धन्वंतरी, यह चिकित्सक थे। 12 मीर ज्योतिषाचार्य थे। छपड़क जो है यह फलित ज्योतिष का जानकार था। वरुषि जो है यह व्याकरणविद था, इनके दरबार में रहता। शंकु जो है एक वास्तुकार था। बेताल भट्ट जो है जादूगर था और घटकर्पर राजनयिक था, कूटनीतिक मामलों का जानकार था। चंद्रगुप्त एवं फाहियान की बात की जाए तो फाहियान जो है इन्हीं के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था, लेकिन फाहियान चंद्रगुप्त से कभी नहीं मिला। कुमारगुप्त यह 415 से 455 तक शासक बना गुप्त साम्राज्य का। यह ध्रुवस्वामिनी से उत्पन्न पुत्र था। इसी चीनी लेखों में शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुवदेवी का पुत्र था। इसने कई उपाधियां धारण की थी कुमारगुप्त ने, तो परम भागवत, शक्रादित्य, व्याघ्र बल और पराक्रम। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया, स्थापना की थी। इसके समय मध्य एशिया में पुष्पित जाति ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे इसने पराजित कर दिया। कुमारगुप्त के अभिलेखों की बात की जाए तो इसने काफ़ी संख्या में अभिलेख जारी किए। कुल 18 अभिलेख इससे प्राप्त होते हैं, जिसमें से मंदसौर मध्य प्रदेश अभिलेख है। इसमें रेशम बुनकरों के द्वारा तंतुवाय रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी द्वारा सूर्य मंदिर की स्थापना कराए जाने की चर्चा है। इसमें उल्लेख मिलता है कि कुछ बुनकर लाट प्रदेश गुजरात से आए थे, जिन्होंने 10 पुर मंदसौर की तरफ आए और यहाँ पर मंदसौर में ही इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया, सूर्य मंदिर का। और इसके लेखक जो है मंदसौर अभिलेख के वत्स भट्टी हैं। इसी प्रकार करमदंडा लेख जो है यह यूपी के फैजाबाद में मिलता है। यहाँ शिव प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा के नीचे यह लेख लिखा गया। मनकुवर लेख इलाहाबाद में, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नीचे एक लेख इंस्क्रिप्शन लिखा गया। इसी प्रकार सांची का लेख है और मथुरा का लेख भी है। यहाँ बुद्ध मूर्ति के निचले भाग में मथुरा का लिखा गया। और दामोदरपुर बंगाल का ताम्रपत्र लेख है, इसमें नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। सिक्कों की बात की जाए तो कुमारगुप्त ने सभी गुप्त शासकों में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। इसने 14 प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार के, और अब कुमारगुप्त ने 14 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें स्वर्ण, चांदी और तांबा तीनों प्रकार के शामिल थे। कार्तिकेय, मयूर, अश्वमेघ यज्ञ करने से संबंधित चिन्ह मिलते हैं इसके सिक्कों पर, इनका चिन्हांकन किया गया है। बात की जाए स्कंदगुप्त तो यह 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासक रहा। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य, विक्रमादित्य, शक्रो, यम, परम भागवत की उपाधि धारण की। यह गुप्तों का अंतिम महान शासक था। इसके समय हुड़ो जो कि मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, भारत पर आक्रमण किया। इसने हुड़ो को पराजित भी किया था और खदेड़ दिया था, जिसका नेता खुशनवाज था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था और भीतरी गाजीपुर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराया। अभिलेख, इसमें कई अभिलेख जारी किए। कुमारगुप्त के बाद इसने भी कई अभिलेख जारी किए थे। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, जो कि सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से संबंधित है। इसी प्रकार भीतरी लेख गाजीपुर में है। यह पूर्व आक्रमण की चर्चा इसी भीतरी लेख में की गई है। और कोहमंड स्तंभ लेख जो है यह गोरखपुर में। इंदौर ताम्रपत्र लेख मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें तेलियों की श्रेणी के द्वारा ढाका द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की चर्चा की गई है। तेलियों की श्रेणी। स्कंदगुप्त ने स्वर्ण एवं चांदी के सिक्के जारी किए। राजलक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्का जारी किया। इसने स्वर्ण सिक्कों पे मिलावट मिलती है, इसमें तांबे का कोई भी सिक्का नहीं चलाया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त के उपरांत गुप्त शासन कमजोर हो गया था। इसके सभी उत्तराधिकारी कमजोर और निर्बल सिद्ध हुए, जिससे
गुप्त साम्राज्य के पतन को बल मिला। देखा जाए तो पूर्वगुप्त यह बौद्ध धर्म अनुयायी था। इससे पहले के सभी शासक वैष्णव थे। और पूर्वगुप्त के बाद यह बुद्धगुप्त आता, यह भी बौद्ध धर्म संबंधित था। इसने नालंदा बिहार को दान दिया था। नरसिंह बालादित्य, इसके समय कुल शासक मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया। मिहिर कुल ने बौद्धों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। नरसिंह ने मिहिर कुल को पराजित कर छोड़ दिया, जो उसकी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। भानुगुप्त, इसने 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त के 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख से मध्य प्रदेश में जो मिला है, इसमें सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है, जहाँ पर गोपराज हुड़ू से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। उसकी स्त्री की सती होने का उल्लेख किया गया है। अन्य शासकों में देखा जाए तो भानु के बाद वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त तथा अंतिम शासक विष्णुगुप्त या अंतिम शासक था। अगर बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, तो अगर हम इस पर चर्चा करें, स्कंदगुप्त के बाद के सभी शासक निर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए। प्रांतों की स्वतंत्रता और प्रशासन की सामंतीकरण गुप्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। हुड़ों का लगातार आक्रमण किया जाना। आर्थिक संकट, स्कंदगुप्त के समय में आर्थिक संकट का उभरना, जो कि उसके सिक्कों से भी पता चलता है, क्योंकि सिक्कों में मिलावट देखी जा सकती है।